रेबेका कॉलिंस का हमेशा से ख्याल था कि 43 साल की जिंदगी को ज्यादा पुरसुकून, मुस्तहकम और गैर मुतवक्के ड्रामे के भंवर से आज़ाद होना चाहिए। वो ओहायो के एक मुज़ाफ़ाती महल्ले में रहती थी, जहां हर दिन दूसरे दिन में खुल मिल जाता था। एक अच्छी तरह से रखा हुआ घर, कॉलेज में 2 बड़े बच्चे और मकामी लाइब्रेरी में मुलाजमत ने इसकी जिंदगी को एक ऐसा तालमेल दिया जिसके बारे में इसके ख्याल में इसकी तारीफ की गई। इसके बावजूद गहरी रातें थीं कि वो खिड़की के पास बैठी बारिश सुन रही थी, सोच रही थी कि क्या इसने अपनी जिंदगी के सबसे बामानी अबवाब पहले ही गुजारे हैं। ये जुमरात की दोपहर थी, जब सस्पेंस की पहली लहर इसकी दूसरी सूरत में पेशीन गोई की दुनिया में दाखिल हुई। रेबेका ने कुछ चीज़ों का ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बस ग्रोसरी और कुछ घरेलू सामान। कुछ भी आम से बाहर नहीं है। वो मामूल के मुताबिक कोरियर की तवक्को रखती थी, एक शख्स जो इसकी उम्र 50 की दहाई में है, जो हमेशा घंटी बजाता और शाइस्तगी से इसका इस्तकबाल करता था। लेकिन जब इसने इस दिन दरवाज़ा खोला तो ये वो जाना पहचाना चेहरा नहीं था जिसकी उसे तवक्को थी। इसके बजाय इसके पोर्च पर एक नौजवान खड़ा था जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी। इसके बाल बोंडा बांडी से कदरे गीले थे और इसकी डिलीवरी यूनिफॉर्म इसके दबले पतले फ्रेम के लिए थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा था। इसके नाम का टैग एथन पड़ता है। इसकी घबराहट वाली मुस्कुराहट थी, जिस किस्म की आप किसी ऐसे शख्स पर देखते हैं जो अभी तक अजनबियों के साथ बिल्कुल आरामदह नहीं है। रेबेका कॉलिंस के लिए डिलीवरी? इसने पूछा, उसकी आवाज़ मुस्तहकम लेकिन हिचकिचाहट के इशारे के साथ। रेबेका ने उसके हाथ से डब्बा लेकर सर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे करीब से देखा, कुछ उसकी याददाश्त पर टकराया। उसका चेहरा अजीब तरह से मायूस महसूस हुआ, हालांकि वो उसे फौरी तौर पर नहीं रख सकती थी। उसने एक शाइस्ता मुस्कुराहट पर मजबूर किया और उसका शुक्रिया अदा किया। उसे अपनी तखय्युल के तौर पर साफ किया। अगले चंद हफ्तों में एथन ने अपने पैकेजेस की फराहमी जारी रखी। हर बार उसने छोटी छोटी तफसीलात को देखा। वो डब्बों के हवाले करते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा 1 सेकंड के लिए लेट गया। जब दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा खुला था तो उसकी नज़रें उसके दालान में मौजूद तस्वीरों की तरफ उठीं, और एक बार जब वो कसम खा सकती थी तो उसने उसे रसीद देते हुए उसका हाथ हल्का सा कांपते देखा। रेबेका के अंदर तजस्सुस पड़ता गया, ये लड़का कौन है और इसकी मौजूदगी ने उसके सीने में कुछ बेचैन क्यों किया। एक बरसाती शाम रेबेका को दूसरी डिलीवरी मिली। बाहर तूफान ने खिड़कियों को हिलाकर रख दिया। आसमान पर गरज चमक रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एथन भीगता खड़ा था। उसका डिलीवरी बैग भीग गया था। उसने जल्दी से उसे खुश्क होने के लिए अंदर मदू किया, जो वो आम तौर पर नहीं करती थी, लेकिन तूफान इतना शदीद था कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। उसके गर्म कमरे में कदम रखने से पहले वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। रेबेका ने उसे तौलिया लाया और चाय पेश की। जब वो वहां बैठा खामोशी से घूंट पी रहा था तो उसकी नज़रें कमरे को दोबारा स्कैन करती थीं। इस बार पर्दे पर एक फ्रेम शुदा तस्वीर पर रुकी थी। ये रेबेका और उसकी मरहूम बहन हना की तस्वीर थी, जो तकरीबन 20 साल पहले ली गई थी। एथन का चेहरा पीला पड़ गया। कप मेज पर रखते ही उसके हाथ कांप गए। क्या तुम्हारा इससे रिश्ता है? उसने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसकी आवाज़ बामुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। रेबेका जम गई। उसका दिल धड़क रहा था। ये मेरी बहन हना है। वो बरसों पहले इंतकाल कर गई थी। क्यों? एथन ने जोर से निगल लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। क्योंकि वो मेरी माँ थी। रेबेका ने महसूस किया कि दुनिया उसके गिर्द घूम रही है। अल्फाज उसे बिजली की गरज की तरह टकराते थे। वो अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर उस पर अमल करने की कोशिश कर रही थी, जो उसने अभी इंकिशाफ किया था। क्या कहा तुमने? मेरी माँ हन्ना कोलिंस। उसका इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं छोटा था। मेरी परवरिश उसके बाद रिजाई निगहदाश्त में हुई।
मुझे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी कोई बहन है, जब तक मैंने वो तस्वीर नहीं देखी थी। बाहर का तूफान यूं चीख रहा था जैसे रेबेका के जहन में अफरा तफरी की बाज़गश्त हो। उसने चौंक कर उसे देखा। हन्ना उसकी छोटी बहन थी, जंगली और आज़ाद थी, जिसने अपना सबसे ज्यादा राबता मुनक़ता करके घर से राबता मुनक़ता कर दिया था। उसकी बहन को भी नहीं मालूम था कि तुम मेरे भतीजे हो। मुझे नहीं मालूम था कि जब मुझे ये डिलीवरी का काम मिल गया है तो मुझे अंदर से कुछ मालूम हो गया है कि मैंने उसकी तस्वीर देखी है। किस्मत का ज़बरदस्त एहसास। इसमें उन अकेले रातों के बारे में सोचा जो इसने रिश्ते की ख्वाहिश में गुजारी थी। ये मालूम नहीं था कि इसकी बहन का एक टिकरा उन तमाम सालों में जिंदा रहा है। इनके रिश्ते को एथेन की मुश्किल परवरिश, ग़िज़ाई घर, इसके अंदर अदम इस्तेहकाम के बारे में मालूम हुआ। जिंदा रहने के लिए इसने एतराफ़ किया कि वो हमेशा अपनी जड़ों के बारे में सोचता था और इससे मिलकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो अपने किसी गुमशुदा हिस्से को नंगा कर रहा हो। लेकिन ये सब आसान नहीं था। ऐसे सवालात थे जो रेबेका को परेशान कर रहे थे। हन्ना ने उसे एथेन के बारे में क्यों नहीं बताया? इसने जिंदगी को बदलने वाला ऐसा राज क्यों रखा? और इससे भी अहम बात यह है कि जब एथेन पहले ही इतनी तकलीफ से गुजर चुका था तो अब रेबेका आंटी के इस गैर मुतवक्के किरदार में कैसे कदम रख सकती है? एक शाम रेबेका एथेन को अटारी पर ले गई, जहां इसने हन्ना की यादों से भरे पुराने बुक्स रखे थे। वो धुंधली तस्वीरों, खतूत और जरायद से गुजरे। उनमें से इन्होंने एक ना खोला हुआ लिफाफा दरियाफ्त किया जो मेरे खानदान के नाम था। अंदर हन्ना की लिखावट मुतज़लज़ल लेकिन दिल को छूने वाली थी। इसने एक ऐसी हकीकत का इंकिशाफ किया जिसका रेबेका ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हन्ना ने अपने हमल को इस खौफ से छुपा रखा था कि इसके बच्चे की परवरिश ना हो सकेगी। इसे उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने खानदान से सुलह कर लेगा, लेकिन जिंदगी इससे पहले ही खत्म हो गई थी। खत का इख्तिताम इल्तजा के साथ हुआ, अगर कभी किसी को ये मिले तो प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। इन अल्फाज को पढ़कर रेबेका का दिल टूट गया, लेकिन इससे इसका मकसद भी निकल गया। इसने एथेन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, और सरगोशी में कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम मेरे पास हो। उन्होंने जो बॉन्ड बनाया वो सख्त लेकिन मुस्तहकम था। रेबेका एथेन की जिंदगी में एक रहनुमा की मौजूदगी बन गई, उस इस्तेहकाम की पेशकश की जिससे वो तवील अरसे से इनकार कर रहा था, और बदले में एथेन ने रेबेका की पुरसुकून दुनिया में रंग और मानी वापस लाए। वो पड़ोसी जो कभी सोचते थे कि रेबेका एक तन्हा पेशीन गोई की जिंदगी बसर करती है, अब उसे एथेन के साथ सहन में हंसते हुए, उसकी पढ़ाई में मदद करते हुए, यहाँ तक कि उसे वो तरकीबें पकाने का तरीका सिखाते हुए देखा जो हिन्ना पसंद करती थी। वो औरत जो कभी खिड़की के पास बैठकर बारिश की आवाज़ें सुन रही थी, अब खुद को एक तूफान में जीते हुए पाया जिसने इसकी जिंदगी को मजीद अमीर, ज्यादा मानी खेज और गैर मुतवक्का मोहब्बत से भर दिया था। रेबेका ने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी उस वक्त तक इंतजार करती है जब तक कि आप कम अज कम उसकी सबसे बड़ी हैरत की तवक्को न करें, कभी कभी लफ्जी तौर पर आपकी दहलीज पर। यह वर्जन तकरीबन 2000 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसकी गहराई में उसे 5000 अल्फाज की मुकम्मल तौर पर अमीक कहानी में वसअत दी गई है। मैं जज्बाती तजाद को गहरा करने के लिए हिन्ना के साथ रेबेका के बचपन के तफसीली फ्लैशबैक्स शामिल कर सकता हूँ। एथेन के रज़ाई निगहदाश्त के तजुर्बात, उसकी जुद्दोजहद और उसने किस तरह खुफिया तौर पर खानदान की तलाश की। बड़े इंकिशाफ से पहले रेबेका का बतदरीज शक जाहिर करके स्लो बर्न सस्पेंस शामिल करें। रोज़मर्रा के ताल्लुकात के मजीद लम्हात शामिल करें जो तनाव, गर्मजोशी और हतमी हल पैदा करते हैं।